Business Studies Lesson 1 again we are continuing. Now we have come to the current scenario. अब इसमें ये देखना है कि आज भारत का करंटली सिनेरियो, आज हम कहाँ पर खड़े हैं. तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड. आज दुनिया भर के अंदर इंडिया जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. It is a preferred FDI in destination. When I say FDI, it means foreign direct investment. यानी बाहर से लोग आज भारत में आके पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है, उनके लिए सबसे फेवरेबल प्लेस मानी जाती है. यू हैव राइजिंग इनकम्स, लोगों की इनकम्स बढ़ रही है, सेविंग्स हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यंगर पॉपुलेशन भी भारत के पास बहुत है. इंडिया की लगभग 60% आबादी यंग पॉपुलेशन है. ठीक है. वी हैव सीन हाई ग्रोथ इन ऑल दी सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, तीनों सेक्टरों में ग्रोथ देखी गई है. उसके बाद सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं. इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट सच एज मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ओके, एंड मैनी अदर सच मोर इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन. जिसके ज़रिए क्या हो रहा है कि देश के मेक इन इंडिया के थ्रू क्या हो रहा है कि देश के अंदर ही चीज़ों को बनाने की बात हो रही है. फिर स्किल इंडिया में लोगों की स्किल्स पे काम किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है. और फिर डिजिटल इंडिया, यू आर मूविंग फ्रॉम अ पेपर इकोनॉमी टू अ पेपरलेस इकोनॉमी, ओके. एंड देन देयर इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच इज़ एडिंग ग्रोथ. हमारी फॉरेन ट्रेड की जो पॉलिसी है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल इन नेचर है, जिसके ज़रिए ग्रोथ हमारी लगातार हो रही है. ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था वो इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी 1991 में, जब उसमें चेंजेस हुए तब फॉरेन पॉलिसी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दी गई. देन नाउ फ्रॉम हियर द एक्चुअल लेसन बिगिन्स. ह्यूमन एक्टिविटीज़. So humans carry out various activities to satisfy the different kinds of needs, including livelihood, psychological and financial needs. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि इंसान अलग अलग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करके अपनी अलग अलग प्रकार की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है. फिर वो चाहे उनकी लाइवलीहुड को लेकर हो, साइकोलॉजिकल नीड्स हो या फाइनेंशियल नीड्स हो. लाइवलीहुड यानी those activities carried out for the purpose of survival, and psychological needs especially for mental well-being, and then financial needs we all know for money purpose. Now these activities are together known as human activity, क्योंकि इनको human ही perform करते हैं. Human activities can be classified into two main categories: economic activity and non-economic activity. Okay, so what are economic activities? Look in the chart there. In the economic activities you have business, profession and employment. Three things: business, profession and employment. We'll see each of these things in detail. When it is non-economic activity, it is charity, cooking at home. आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होता है या जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न में मिलने वाला होता है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको कुछ मॉनिटरी रिटर्न मिलता नहीं है. नो फाइनेंशियल रिटर्न इज़ प्रोवाइडेड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पर फोकस होता है लव, अफेक्शन, सर्विस पे. ठीक है. लेट अस सी देम द डेफिनेशंस फॉर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. दीज एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय एन इंडिविजुअल टू फुलफिल साइकोलॉजिकल नीड्स. जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको कोई भी व्यक्ति परफॉर्म क्यों करता है? ताकि उसको साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी पूरी हो सके, उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके. कौन सा? मेंटल सेटिस्फैक्शन. दिस एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन रेदर देन फॉर अर्निंग इनकम और प्रॉफिट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति क्या हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको महसूस हो, और यहाँ पर पर्पस पैसा कमाना या प्रॉफिट करना नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीब्यूटिंग टू चैरिटी, कुकिंग फूड फॉर फैमिली एक्सेट्रा fall under non-economic activities. Okay, and now उसका जो opposite होगा वो है economic activities. As against non-economic activities, these activities are carried out with the basic objective of earning income or profit. जो economic activities हैं उसका जो basic objective क्या है? It is to earn income or profit. For example, a teacher teaching in a school,
right? He teaches and in return he gets a salary. A worker working in a factory, he works for the factory, in return he gets wages. So economic activities can further be classified into three categories: business, profession and employment. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में you can classify them into three categories: business, profession and employment. Let us look at business. The word business has been derived from the word busy, which means engaged in an activity. business कौन से वर्ड से आता है? busy वर्ड से आता है. इसका मतलब होता है किसी ना किसी काम में लगे रहना. A person engaged in business deals with the trading of goods or service on a regular basis. इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति होता है, वो लगातार बिजनेस डील्स में इन्वॉल्व रहता है. खास करके यहाँ पे दो चीज़ें, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर basis. Either he provides services or either he sells goods, okay, on a regular basis. All your shopkeepers, store owners, all these people fall under business activities. The sole motive of carrying out a business is to earn profit. बिजनेस करने का सबसे मेन मोटिव या इकलौता मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट को कमाना. Let us see the features of business. These are the features of business. You have economic activity, profit motive, procurement of raw material, exchange of goods and services, business risk, satisfying consumer wants, exchange of goods and services. We'll see them in detail now, one by one. Economic activity. Now, as a business is carried out with the sole objective of earning profit, it is characterized as an economic activity. Economic activity क्या है? पहला जो उसका फीचर था वो था इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पर सोल ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट है और इसीलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है. दूसरा, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. सो बिजनेसेस इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स. बिजनेस इन्वॉल्व्स व्हाट? परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड, जो पूरी तरह से बने हुए नहीं हैं. जैसे कपड़ा, यू कैन नॉट वेयर अ क्लॉथ डायरेक्टली, you have to make something out of that cloth, a shirt, a pant, right? So this business, what they do, they procure raw material, say raw cotton, and semi finished goods, say a piece of cloth. These are two different things, okay? Then these are processed into final goods. Raw material is converted into a cloth and that cloth is converted into a garment. These final goods are then sold to the end consumers at higher prices. और ये जो गुड्स है, फाइनल गुड्स हैं, इनको फिर बेचा जाता है कंज्यूमर्स को ऊंचे दामों पे. ओके, इट मस्ट बी नोटेड दैट द रीसेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिजनेस. अगर आपने कोई गुड्स को वापस रिटर्न किया, फिर उसको दोबारा से रीसेलिंग होता है रेगुलर बेसिस पे, तो वो भी बिजनेस का हिस्सा माना जाता है. तीसरा, हियर द मोटिव इज प्रॉफिट ऑलवेज. Earning profit is the sole and the most important objective of all business activities. जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट. देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Businesses basically involve an exchange of goods and service for money. In businesses, either they sell goods and earn money or they provide some service and earn money. But when they give you goods, in return they will ask for money. So that is exchange of goods and services. It is on a regular basis. Businesses function on a regular basis. The exchange of goods and service is done on a regular basis. A single or only few transaction of exchange do not constitute a business. अगर आप महीने में एक आधा ट्रांजेक्शन करते हैं या हफ्ते में एक आधा ट्रांजेक्शन करते हैं कपड़ों का या सामान किसी भी चीज़ का, तो वो बिजनेस माना जाएगा नहीं. बिजनेस क्या होता है? व्हेन देयर आर रेगुलर ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस. ओके, देन यू हैव बिजनेस रिस्क. दिस आर द फीचर्स. ओके, सो एवरी बिजनेस, irrespective of its size, large or small, and the types of goods it deals in, faces business risks. Now when I say business risk, here I mean loss. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने बिजनेस खोला और वो प्रॉफिट में ही चलेगा. समय समय पे यू हैव टू फेस इवन लॉसेस. जैसे अभी लॉकडाउन था, तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम्स, ऑल द बिजनेसेस वर शट.
इससे काफ़ी नुकसान हुआ, दे कुड नॉट अर्न, राइट। तो बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो और कैसे भी प्रकार का गुड्स में डील करता हो, इट विल फेस बिजनेस रिस्क्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉस। देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिसाइड्स द प्रॉफिट मोटिव, अ बिजनेस ऑल्सो एम्स एट सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स वांट्स। प्रॉफिट मोटिव के अलावा एक बिजनेस क्या एम करेगा कि वो कस्टमर की ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सके। याद रहे, कोई भी व्यक्ति किसी भी कस्टमर की ज़रूरत को, सारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन दिलवा सकता है। अ बिजनेस मस्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस कंसिडरिंग कंज्यूमर्स नीड्स। जैसी लोगों की ज़रूरत है उसके आधार पर ही बिजनेस को सामान बनाना या बेचना चाहिए। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस? अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। Now when I say adequate profit, we all know how to find profit, right? It is selling price minus cost price. So whatever is left is your profit or loss. अगर आपने अच्छा खासा सेलिंग किया है तो जाहिर से बताया आप ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आप अपना कॉस्टिंग निकाल दें। मान लो कोई भी चीज़ को बनाने मुझे अगर 10 रुपये लगते हैं और उसको अगर मैं 20 रुपये में बेच रहा हूँ, तो हाउ मच इज़ माई प्रॉफिट? 10 रुपीज़। 20 minus 10. 10 rupees my cost production, price of cost, cost of production, and 10 rupees is my profit because I am selling that thing for 20 rupees. अगर मान लो something I have made in 10 and if I am selling in 9, so I am making a loss of 1 rupee, right? That's a negative. So earning adequate profit is the sole motive of any business. Without sufficient profits, it would not be possible for a business to sustain itself for a long time. जब तक बिजनेस को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता है तब तक ये आप मान के नहीं चल सकते कि बिजनेस लंबा चलेगा। इफ़ यू मेक एडिक्वेट प्रॉफिट्स एवरी टाइम, ओनली देन इट कैन बी अश्योर्ड दैट योर बिजनेस वुड गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिट फॉर्म्स द सोर्स ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस and thus enables the growth of the business. प्रॉफिट क्या करता है? It becomes the source of reinvestment. यानी आपने प्रॉफिट कमाया, आपने सेलिंग किया, पैसा कमाया, पैसे में से आपने जब अपना कॉस्ट निकाल दिया, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, वो आपका प्रॉफिट था। उसको आप दोबारा इन्वेस्ट करके बिजनेस में आप अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो प्रॉफिट में पैसा कमाया उसी पैसे को आप दोबारा से बिजनेस में लगा सकते हैं और इससे क्या होगा? बिजनेस का ग्रोथ आप कंफर्म कर सकते हैं। हियर इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। मेनली देयर आर 6 रोल्स। फर्स्टली, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, व्यक्ति की वो कमाने का जरिया है। दूसरा, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉफिट मनी विल हेल्प यू टू फाइनेंस योर एक्स्ट्रा बिजनेसेस। थर्ड, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। अगर कोई फर्म या कंपनी या बिजनेस लगातार पैसा कमा रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, मतलब वो एक एफिशिएंट फर्म है, यानी वो अपनी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहा है और सब कुछ टाइम पर किया जा रहा है। चौथा, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब जिन जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया उनको भी अच्छा खासा पैसा रिटर्न में मिलता है। इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, यानी व्यक्ति जब जब बिजनेस में रिस्क लेते हैं तब तक या तो हाई प्रॉफिट्स या तो हाई लॉसेस। तो अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं मतलब आपने जो रिस्क लिया बिजनेस में उसका आपको ये अच्छा फल मिला आपको। एंड देन इट एनहांसेस द मार्केट स्टैंडिंग, मतलब लंबे समय तक आप बिजनेस में टिक पाएंगे। लेट अस सी देम वन बाय वन। फर्स्टली, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। टू एवरी बिजनेसमैन, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस फॉर्म्स द सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड। हर बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को उसकी इनकम का जरिया देखा जाता है, उसके बल पर ही वो अपना गुजारा करता है। दूसरा, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, जैसा को मैंने पहले बताया। एज पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट अर्नड इज री इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस टू फैसिलिटेट इट्स ग्रोथ। अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए और फैलाने के लिए प्रॉफिट का हिस्सा ही वो दोबारा से रीइन्वेस्ट कर देते हैं। तीसरा, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी, यानी profits earned by a business can be considered an indicator of the efficiency or performance of the business. In other words, higher profits indicate greater success of a business and vice versa. आसान भाषा में कहेंगे तो
किसी भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जो अर्न होता है उसे आप एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर मान सकते हैं। अगर प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहे मतलब दैट बिजनेस इज डूइंग अ सक्सेसफुल जॉब, या उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आसान भाषा में कहेंगे कि अगर हायर प्रॉफिट्स हैं तो वो क्या इंडिकेट करती हैं, ग्रेटर सक्सेस। अगर हायर लॉसेस है तो फेलियर्स। ओके, देन यू हैव इट एनहांसेस द बिजनेस स्टैंडिंग इन द मार्केट। वो क्या करता है, मार्केट के अंदर बिजनेस की जो स्टैंडिंग है उसको और मजबूत करता है, यानी आपके बिजनेस को और लंबा चलाने की वो एक तरीके की गारंटी बन जाता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ बिजनेस अर्न्स सफिशिएंट प्रॉफिट्स इट गेन्स मार्केट स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन इन द पब्लिक आई। अगर एक समय के बाद अगर बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगता है तो वो मार्केट में टिक पाएगा और लोगों की आंखों में उसका रेपुटेशन भी बढ़ेगा और लोग उसके वहाँ पर ही सामान खरीदने जाएंगे, बिकॉज ही नोज हाउ टू डील विद कस्टमर्स एंड दे विल हैव अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। उसके बाद है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट इज सेड टू बी द रिवॉर्ड और कंपेंसेशन फॉर द रिस्क टेकन इन बिजनेस। अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो ये ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा ही, ठीक है। शुरुआत में यू हैव टू फेस लॉसेस, यू हैव टू कवर योर कॉस्ट, फिर आप जो कमा रहे हो वो आपका प्रॉफिट है। सो आप अगर बिजनेस में रिस्क लेते हैं, अगर आप उसमें हिम्मत करके इन्वेस्टमेंट डालते हैं बिजनेसेस में, तो फिर और अगर आप मान लो बिजनेस चल गया आपका अच्छा खासा, देन you will earn higher profits and that becomes your reward. But if you face losses, you have to accept that also. Then return to investors. As business earn profits, it gains reputation and goodwill in the market. This in turn increases the market price of its shares. In this way, profit also can increase the return of the investors. अब इन्वेस्टर्स जो वर्ड है वो यूज होता है खास करके कंपनीज में। कंपनी क्या करती है, पैसे इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल फंड इकट्ठा करने के लिए या बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है, कॉमर्शियल लैंग्वेज में। तो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेंगे, शेयर इशू कर दे, यानी टोटल कैपिटल आपको मान लो 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, आपने 10 लाख रुपए का क्या किया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ शेयर। और जब आप सारे पार्ट्स को मिक्स साथ में लाएंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 लाख, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अ शेयर प्राइस फिक्स्ड एट ₹10 और आपको कितना चाहिए, आपको 10 लाख रुपए आपको इकट्ठा करने हैं और आपने हर शेयर का प्राइस कितना तय किया, 10 रुपये। तो ये 10 लाख कब होगा, हाउ मेनी शेयर्स विल आई नीड, आई विल नीड 1 लाख शेयर्स, ओके, ईच वैल्यूड एट 10 रुपीज़, ओनली देन आई कैन मेक 10 लाख रुपीज़। सो now those shares are purchased by certain people, they are known as investors और shareholders, ठीक है। अब जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो हर शेयर पे उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, यानी हर 10 रुपये आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, एंड दैट वे इन्वेस्टर्स अर्न मनी। इन्वेस्ट करते हैं कुछ पैसा और उसके बाद उस पर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, ओके। तो प्रॉफिट विल इंक्रीज द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स। Then the question arises, can profit be the sole motive of business? Maybe yes, maybe no. So although conventionally a business is carried out with the sole aim of earning profit. अब तक हम देखते हैं कि पुराने समय से आज तक यही चलता आया है कि बिजनेस शुरू किया जाता था पैसे कमाने के लिए। However, nowadays with the growing diversities, businesses has expanded its definition in terms of its objectives. अब जैसे समय बीतता गया है, आज के मॉडर्न टाइम में बिजनेसेस डाइवर्स हो चुके हैं एंड दे फील दैट उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी डेफिनेशन उन्होंने बदली है कि अब सिर्फ प्रॉफिट अकेला हमारा मोटिव नहीं होगा, उसके अलावा भी कुछ मोटिव और हम रखेंगे या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम रखेंगे। इट इज़ नो मोर लिमिटेड टू जस्ट अर्निंग प्रॉफिट्स बट हैज़ ग्रोन बियॉन्ड दैट, देयरफॉर अ बिजनेस विल नीड टू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। अब सिर्फ प्रॉफिट अकेला कमाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, आपको उसके अलावा भी और ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। एंड व्हाट आर दोस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आर इनोवेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर, वर्कर्स परफॉर्मेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस डेवलपमेंट।
These are the other objectives of a business. We'll see them one by one. Firstly, it is innovation, यानी कुछ नया बनाना. Business calls for developing new and sophisticated techniques by incorporating या by bringing in new thoughts and ideas so as to meet the growing demands of consumers, and it is a never ending process. Innovation लगातार होता रहता है, हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ निकल के बाहर आता है. ठीक है, अ चेंज इन मेथड या से अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ इनोवेशन. ये इसीलिए किया जाता है कि नए नए आइडियाज़ के थ्रू कम समय में कम रिसोर्स में हम ज़्यादा लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं. और इनोवेशन कभी भी रुकता नहीं, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सेकेंडली, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अर्निंग मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट इज़ द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस, ये तो है ही. थर्ड, मार्केट शेयर. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज एम्स एट कैप्चरिंग मैक्सिमम मार्केट शेयर. इसका मैं कोई एग्जांपल दूंगा, नोकिया का. जब स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं हुए थे, साल 2007-8 की बात, वहाँ तक नोकिया इंडिया में मार्केट लीडर था मोबाइल फ़ोन्स में. लगभग अराउंड 60 to 70% मार्केट नोकिया कवर करता था इंडिया में. सैमसंग, एप्पल, ये तो बहुत पीछे थे. तो हुआ क्या फिर कि जब स्मार्टफोन्स या टच फ़ोन्स की बारी आई, तब नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया. उन्होंने वो अपने फ़ोन्स कीपैड वाले फ़ोन्स ही रखे. लेकिन सैमसंग और कंपनीज ने क्या किया, टच फ़ोन्स लाने शुरू कर दिए. वो सैमसंग कॉर्बी था, वो सब पुराने फ़ोन्स जो थे, वो उनकी बात कर रहा हूँ. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अब जो यंगर जनरेशन थी वो कीपैड से हटके चली गई टच स्क्रीन पे. और होता क्या गया कि सैमसंग के फ़ोन्स धमाधम बिकते गए, नोकिया के फ़ोन्स की बिक्री कम हो गई. और धीरे धीरे एक टाइम आया कि नोकिया मार्केट से बाहर हो गया. और आज मार्केट लीडर कौन बन गया, सैमसंग बन गया, लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड. ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं, यू आर श्योरली टू लूज योर मार्केट शेयर. ओके. उसके बाद है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड देयर एटीट्यूड. कौन सा वर्कर किस ढंग से काम करता है और किस एटीट्यूड के साथ काम करता है, वो भी मैटर करता है. द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आर डिपेंडेंट ऑन इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड देयर एटीट्यूड. किसी भी बिजनेस में कितना आउटपुट होगा, लोग कितनी क्षमता से काम करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है किसी भी वर्कर के परफॉर्मेंस पे और उसके एटीट्यूड पे, कि वो किस ढंग से अपने आप को डील करता है. इन दिस रिगार्ड, एवरी बिजनेस एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर्स. तो हर बिजनेस क्या चाहता है कि उसका वर्कर बेस्ट पॉसिबल वे में काम करे, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी वो बढ़ाए, यानी कम टाइम में ज़्यादा काम, कम रिसोर्स में ज़्यादा काम. देन यू हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ बिकॉज अ बिजनेस यूजेस द रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी, इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट. नाउ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब याद रहे, बिजनेसेस कम फ्रॉम वेयर, सोसाइटीज़. लोग ही बिजनेस शुरू करते हैं, समाज का वो हिस्सा होते हैं और उसी का रिसोर्स यूज़ करते हैं. इसीलिए बिजनेसेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी सोसाइटी के प्रति भी होती है, एंड दे आर नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी गुड्स, प्रोवाइडिंग से हेल्थ एम्यूनिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस शुरू करना, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स करना, ये सारे किसके अंडर में आएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में आएंगे. ठीक है. उसके बाद है परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर. A business enterprise tends to conduct various programs to improve the performance of its managers. This is because efficient managers help in improving the performance of the workers and increasing the profits of business. Performance and development manager का क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने का जो जिम्मा होता है वो मैनेजर्स पर ही होता है और उनकी परफॉर्मेंस पे होता है. और ये इसीलिए कहा गया है, उनको एफिशिएंट रखना इसीलिए माना जाता है कि अगर कोई मैनेजर आपका एफिशिएंट है, ही विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर बाय मोटिवेटिंग हिम एंड विल श्योरली इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस थ्रू हिज टैक्टिक्स. देन यू हैव रिसोर्सेस. Every business requires physical and financial resources to produce goods and service. These resources must
be put to optimum use by the business. तो हर बिजनेस को क्या होगा, दे विल रिक्वायर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसके जरिए गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके, सर्विसेज को डेवलप किया जा सके, ठीक है, और इन रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम या प्रॉपर यूज़ हम कर सकें. और आखिर में प्रोडक्टिविटी. एवरी बिजनेस शुड एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि हर बिजनेस को ये एम रखना चाहिए कि वो जितने भी इसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़े, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर सके. लेट अस लुक एट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. अब ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग है, तो फर्स्ट वी आर लुकिंग एट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक में यू हैव अर्निंग प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अर्निंग प्रॉफिट यानी earning profit is the main objective of every business. Profit forms the income for the business and it is rewarded for high risk bearing ability. हमने ये देखा है. Then survival is a second objective for economic objectives. Now every business must aim to survive in the market in the long run by giving due regard to forces such as competition, consumer needs, sources of finance, government regulations etc. Survival कब होगा? Survival का मतलब क्या है कि लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना, ठीक है. लेकिन अगर आपको मार्केट में टिकना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कंपटीशन है, कंज्यूमर नीड्स हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखना है. कंपटीशन, यू मस्ट नो हु इज़ योर कॉम्पिटिटर एंड व्हाट आर हिज स्ट्रेटजीज. दूसरा कंज्यूमर नीड्स, आपका जो कंज्यूमर या कस्टमर है उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके साथ सामान बेचिए. तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपको पास सोर्सेज होने चाहिए, जब चाहिए तब आपको पैसा अवेलेबल होना चाहिए. और चौथा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, यू शुड नेवर ओवर रूल द गवर्नमेंट रूल्स. ओके. एंड लास्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो बिजनेसेस मस्ट ग्रो एंड डेवलप सो एज टू कैप्चर मैक्सिमम मार्केट शेयर एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स. आपको मैंने एग्जांपल दिया नोकिया और सैमसंग का कि कैसे उन्होंने एक ने मार्केट शेयर गंवाया, दूसरे ने मार्केट शेयर बढ़ाया, ठीक है. बिजनेसेस मस्ट ग्रो एंड डेवलप. बिजनेस को अपने आप को ग्रो करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए. जैसे नोकिया ने नहीं किया, सैमसंग ने कर लिया था, ताकि वो मैक्सिमम मार्केट शेयर को अपने अंडर में रख सके. इससे ज़्यादा ही मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलने की शंका ज़्यादा रहती है. ऑलराइट. यस सर.